हे गाइस, लास्ट क्लास तक मैंने आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट करके दे दिया है। आज एक और चैप्टर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उप से संयोजी यौगिक। जो उप से संयोजी यौगिक होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कि संकुल यौगिक भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे, इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बेसिक सी बातें आपको बताने वाला हूं, हालांकि आप लोग उसके बारे में जानते हो, बट मैं यहाँ पे डिस्कस जरूर करूंगा। डिस्कस करने वाला हूं अबाउट सॉल्ट। भाई सॉल्ट के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ाई है, अपने बेसिक क्लास से आप लोग 9, 10, 11 में आपने सब पढ़ाई है कि जब कभी भी एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या प्राप्त होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है। ये तो आपको पता ही है। जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन पढ़ते आए हो आप लोग, 10th में भी पढ़ी होगी आपने, HCl रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म NaCl, है कि नहीं है, प्लस H2। सो जो NaCl होता है ये वाटर में किस फॉर्म में रहता है ये आपको अच्छे से पता है। ये वाटर में किस फॉर्म में रहता है, अगर मैं कहूं कि ये NaCl अगर वाटर में हमने डिसॉल्व कर दिया इसको, तो वाटर में ये किस फॉर्म में रहेगा, Na पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा एंड प्लस किसकी फॉर्म में रहेगा, Cl नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। ये तो आपको अच्छे से पता है, बट मैं यहाँ पर अभी नहीं जाने वाला हूँ। मैं केवल ये बताने वाला हूँ कि सॉल्ट को हम कैसे बनाते हैं। जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तब जाकर के हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अभी जो सॉल्ट होते हैं, अगर मैंने इसको वाटर में सॉल्युबल कर दिया, वाटर में सॉल्युबल कर दिया तो इसका एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करना है यहाँ पे, तो अब मैं उस सॉल्यूशन पे फोकस करने वाला हूँ। ये तो मैंने एक जनरल सी बात बताई कि NaCl बना, मैं NaCl की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई सा भी सॉल्ट हमारे पास हो और उस सॉल्ट को हमने क्या कर दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, माना कि उसका हमने जलीय विलयन बना दिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। तो वो जो एक्वस सॉल्यूशन बना है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सपोज टू बी हमने जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया, अब जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, देखो ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें मे भी एक ही प्रकार का सॉल्ट हो सकता है, हैविंग वन टाइप ऑफ सॉलिड, यानी कि इस सॉल्यूशन में केवल क्या हो, एक प्रकार का लवण हो। या ऐसा भी हो सकता है एक से अधिक प्रकार के लवण हो, मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट, एक से अधिक प्रकार के लवण ये कंज्यूम करता हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि सॉल्ट जो हमने बनाया वो एक ही सॉल्ट बनाया या एक ही प्रकार का सॉल्ट बनाया। एक ही प्रकार का सॉल्ट भी बन सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट भी बने हो सकते हैं। तो जो जिसमें हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया, इन सॉल्ट को किसी वाटर में सॉल्युबल किया और इससे जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया, तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि उसमें एक ही प्रकार का सॉल्ट हो सकता है उसमें एक से अधिक प्रकार के सॉल्ट हो। तो अगर एक ही प्रकार का लवण है तो एक ही प्रकार के लवण भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है सिंपल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं सरल, और एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट जिसको हम कहते हैं मिश्रित लवण। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन जो हमने तैयार किया है लवण से, उस लवण में हम ये कह सकते हैं, हो सकता है उस सॉल्यूशन में हमने एक से अधिक प्रकार के लवण डाले हो या हो सकता है एक ही प्रकार के लवण डाले हो। तो अगर एक ही प्रकार के लवण डालें तो वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकता है सरल लवण या तो हो सकता है मिश्रित लवण। अब ये सरल लवण क्या होते हैं, पहले मैं इस पे बात करने वाला हूं। देखो, सरल लवण ऐसे लवण होते हैं जो जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन देते हैं और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं। एक ही प्रकार के धनायन देते हैं और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं। जैसे NaCl, NaCl एक सिंपल सॉल्ट है। NaCl एक सिंपल सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो एक ही प्रकार का धनायन मिलेगा मुझे, Na धनायन। भाई NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो Na धनायन ही तो मिलेगा, कोई दूसरा धनायन तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। और एक ही प्रकार का ऋणायन मिलेगा, मतलब Cl ऋणायन। जैसे KCl, ये भी एक सिंपल सॉल्ट है, इसको भी वाटर में डिसॉल्व करूंगा या तो पोटेशियम धनायन मिलेगा या तो क्लोराइड आयन मिलेगा, यही तो बात कर रहे हैं। तो जब एक ही प्रकार का धनायन प्राप्त होता है और एक ही प्रकार का ऋणायन प्राप्त होता हो सॉल्यूशन में
किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करने के बाद, तो वो सॉल्ट हमेशा आपका सरल सॉल्ट कहलाता है। अब मिश्रित सॉल्ट क्या होते हैं या मिश्रित लवण क्या होते हैं, जो एक से अधिक धनायन देते हो, एक से अधिक प्रकार के, या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन देते हो, जैसे NaKSO4। तो जब मैं इसको क्या करूंगा, डिसोसिएट करूंगा, वाटर में इसको डिसॉल्व करूंगा, तो एक ये Na धनायन देगा और एक ये पोटेशियम धनायन देगा। तो देखो दो अलग अलग प्रकार के धनायन इसने दिए कि नहीं दिए, ऋणायन हालांकि यहाँ पे एक ही प्रकार का दिया, लेकिन धनायन तो दो प्रकार के दे दिए ना। तो अगर एक से अधिक प्रकार का धनायन मिल रहा हो या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन मिल रहे हो, तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, मिश्रित सॉल्ट कहते हैं। ये तो बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर हमने एक से अधिक प्रकार के लवण को सॉल्यूशन में मिला दिया है, या कहें तो एक से अधिक प्रकार के लवण को जल में मिला दिया और उसका हमने क्या तैयार किया है, सॉल्यूशन तैयार किया है। अब क्या है, ये एक पात्र था, इस पात्र में हमने मोर देन वन टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्या है इस सॉल्यूशन में है। इस सॉल्यूशन में एक से अधिक प्रकार के हमने क्या डाल दिए, लवण डाल दिए, और इसको हमने क्या किया है, देखो एक से अधिक प्रकार के लवण तो दे ही रखे इसको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसको वेपराइज किया, वाष्पित कर दिया इसको। तो वाष्पित करने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलेगा, उस कंपाउंड को हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड जी इसको, ठीक है। सो एडिशन प्रोडक्ट ही कहेंगे इसको। अब ये योगात्मक जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ, मैंने क्या कहा, एक से अधिक प्रकार के लवण, एक सॉल्यूशन बनाया मैंने एक से अधिक प्रकार के लवणों का, और उसको हमने क्या कर दिया, वाष्पित कर दिया। तो वाष्पित करने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, योगात्मक यौगिक कहलाएगा। लेकिन एक यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जो सॉल्ट आपने रखा है ना, वो एक रिक्विसाइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। उसका जो अनुपात होना चाहिए ना, वो स्टोकियोमेट्रिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उड़ेल दिया, एक का अनुपात दूसरे का अनुपात मैच ही नहीं कर रहा है, एक को बहुत ज्यादा डाल दिया दूसरे को बहुत कम डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक रिक्विसाइड प्रोपोर्शन कहते हैं जिसको, या कहे तो एक स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में हमें क्या करना है, इन दोनों लवणों को मिलाना है, उसके बाद इसको वेपराइज करना है। वेपराइज करने के बाद एक जो कंपाउंड मिलेगा, इन दोनों को मिला करके वही कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, योगात्मक यौगिक कहलाएगा, ठीक है। जहां तक बात समझ में आ गई। सिंपल सॉल्ट क्या होता है, मिश्रित सॉल्ट क्या होते हैं। अब अगर हमने एक से अधिक प्रकार के सॉल्ट से सॉल्यूशन तैयार किया और उसको वेपराइज किया, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको हमने क्या कहा है, योगात्मक यौगिक कहा है। तो यहां से जो एक चीज निकल के आ रही है, जिसकी डेफिनेशन हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, वो है आपका योगात्मक यौगिक। सबसे पहले मैं अब योगात्मक यौगिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ठीक है। क्या होते हैं ये योगात्मक यौगिक। तो अभी अभी मैंने बताया, यदि दो या दो से अधिक स्थायी यौगिक, देखो वो जो यौगिक हमने मिलाए थे ना, या जो सॉल्ट हमने मिलाए थे, जो कंपाउंड हमने मिलाए थे, या जो मॉलिक्यूल हमने मिलाए थे, वो खुद में भी क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो योगात्मक यौगिक की परिभाषा जब आप लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से लिखोगे कि यदि दो या दो से अधिक स्थायी अणुओं या यौगिकों या लवणों को, स्थायी अणु या लवण कहो, या हम कहें यौगिकों को, अगर हम क्या करते हैं, अणु लवण या यौगिकों को हम क्या करते हैं, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में, रस समीकरणीय अनुपात में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उस टाइम पर जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। बात समझ में आ रही है। दो या दो से अधिक स्थायी अणु या ऑब्लिक में लवण या ऑब्लिक में लिखो यौगिक, उन सबको अगर हम क्या करेंगे, रस समीकरण मितीय अनुपात में मिलाएंगे, तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसको हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका KCl। KCl एक सॉल्ट है। अगर इस KCl को हम किसके साथ मिला दें, MgCl2 के साथ मिला दें, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर तो चाहिए ही, ठीक है। अब अगर मैंने इसको मिलाया, तो मिलाने के बाद एक कंपाउंड बनेगा, कार्मेलाइट बोलते हैं इसको, KCl MgCl2 6H2O। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना है, ये आपका एडक्ट प्रोडक्ट बना है, कहें तो योगात्मक उत्पाद बना है, या कहें तो एडिशन प्रोडक्ट बना है, ठीक है। इसी प्रकार K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 6H2O को जब हम 24H2O को जब हम एक दूसरे से ऐड करते हैं, देखो दो या दो से अधिक यौगिक मिल रहे हैं ना, मिलाने के बाद क्या बनेगा आपका, K2SO4
Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, पोटास एलम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटास एलम कहते हैं। फिटकरी भी इसको कहते हैं। फिटकरी तो देखी होगी आप लोगों ने। पोटास एलम कहते हैं या इसको फिटकरी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम दो या दो से अधिक यौगिक जो खुद में भी स्टेबल, देखो KCl खुद में स्टेबल कंपाउंड है, K2SO4 खुद में एक स्टेबल कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है भाई, है कि नहीं है? आयनिक सॉलिड है ये, आपको याद होगा। ये MgCl2 है। ये सारे के सारे खुद में क्या है? स्टेबल है। ये सारे के सारे स्टेबल कंपाउंड जब आपस में एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिलाए जाते हैं तब जाकर के जो कंपाउंड बना है उसी को तो हमने क्या कहा है? एडिशन प्रोडक्ट कहा है या एडिशन कंपाउंड कहा है। ठीक है, एक और बात करते हैं। जैसे हमने लिखा है 4KCl एंड 4KCl रिएक्ट विद FeCl का होल ट्वाइस, इसके साथ मिलाएंगे तो फिर से कंपाउंड बनेगा। देखो ये दोनों के दोनों स्टेबल कंपाउंड है अपने आप में, तो एक K4FeCl का होल 6 हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। ऐसे ही कुछ भी अगर हम CuSO4 को 4NH3 के साथ क्या कर दें? स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में मिलाएं तो ये बनता है आपका CuNH3 का होल 4 एंड बाहर आ जाएगा आपका SO4। अब ये क्या होते हैं, ये क्या नहीं होते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बस मैंने यहाँ पे क्या कहा है, अगर हम दो या दो से अधिक स्टेबल यौगिक जो होते हैं या अणु जो होते हैं या लवण होते हैं, अगर उनको हम एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में या एक रिक्विसाइड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो उस समय जो कंपाउंड बनते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? योगात्मक कंपाउंड या योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है? इस योगात्मक यौगिक को भी हमें डिसॉल्व करना है वाटर में। ध्यान रखना है, इस योगात्मक यौगिक को भी हमें किस में डिसॉल्व करना है? वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम योगात्मक यौगिक को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये योगात्मक यौगिक दिख रहे हैं, चलो यहां से यहीं में पास में बताता हूं। मैंने क्या कहा? इन योगात्मक यौगिकों को हमें वाटर में डिसॉल्व करना है। तो वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो मैंने सपोज करो कि फिटकरी को वाटर में डिसॉल्व किया। जैसे मैं फिटकरी को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, ये सॉरी हाँ, जैसे मैं फिटकरी को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो फिटकरी डिसोसिएट हो जाएगा। किस किस में डिसोसिएट होगा? देखो, एक तो वो पोटेशियम धनायन देगा, एक वो देगा SO4 ऋणायन, एक नहीं बहुत सारे देगा। मैं टाइप की बात कर रहा हूं। एक तो आपका धनायन में पोटेशियम धनायन आ जाएगा, ऋणायन में SO4 ऋणायन आ जाएगा, और फिर एक और धनायन मिलेगा हमें, वो मिलेगा Al3 पॉजिटिव आयन। यानी कि मैं कहूं कि जैसे ही मैं फिटकरी को वाटर में डिसॉल्व किया, मैंने फिटकरी को वाटर में डिसॉल्व करते फिटकरी अपने आयनों में डिसोसिएट हो गया, सारे के सारे आयन में डिसोसिएट हो चुका है। पोटेशियम आयन अलग हुआ, सल्फेट आयन अलग हुआ, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन अलग हुआ। अब मैं क्या करूं? इस सॉल्यूशन में अलग अलग टेस्ट करना शुरू कर दूं, सबका टेस्ट करूं। मैं पोटेशियम का टेस्ट करने जाऊंगा तो पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल पॉजिटिव मिलेगा। अब मैं सल्फेट का टेस्ट कर रहा हूं तो सल्फेट का टेस्ट भी मुझे मिल जाएगा। एल्यूमिनियम का टेस्ट करूंगा तो एल्यूमिनियम का टेस्ट भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सॉलिड स्टेट में अलग अलग पोटेशियम का टेस्ट करूं, एल्यूमिनियम का अलग से टेस्ट करूं, तो वो मुझे नहीं मिलता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको जलीय विलयन में या जल में डिसॉल्व किया जाता है, या जैसे ही उनका जलीय विलयन बनाया जाता है, वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे जो एडिशन कंपाउंड होते हैं, उन एडिशन कंपाउंड को हम कहते हैं डबल सॉल्ट, द्विक लवण कहते हैं इनको। ठीक है, तो एक कंडीशन मैंने बता दी कि ऐसे योगात्मक यौगिक जो सॉलिड स्टेट में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको हम क्या करते हैं? जल में डिसॉल्व कर देते हैं, उनका जलीय विलयन तैयार करते हैं, तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं। पोटेशियम में अलग, सल्फेट आयन में अलग डिसोसिएट हो गया, जैसे ये एल्युमिनियम में अलग डिसोसिएट हो गया, ये वाला। ऐसे अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो ये क्या किस किस में डिसोसिएट होगा? K धनायन में, Cl ऋणायन में और Mg2 पॉजिटिव आयन में। तो देखो, अगर जलीय विलयन में, अब सपोज करो मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया और मैंने कहा कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, आप बता के दिखाओ।
सपोज करो मैंने कार्निलाइट दिया था, लेकिन आपको मैंने बताया नहीं कि कार्निलाइट है, तो आप टेस्ट करने जाओगे आपको तो पोटेशियम का टेस्ट अलग मिलेगा, क्लोराइड का टेस्ट अलग मिलने वाला है, Mg का टेस्ट अलग मिलने वाला है। तो आप थोड़ी ना बता सकते हो इसमें कौन सा कंपाउंड है। हो सकता है कि मैंने KCl को अलग डिजोल्व किया हो और MgCl2 को अलग से डिजोल्व किया हो, कार्निलाइट को डिजोल्व नहीं किया हो, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि उस कंपाउंड में मैंने उस सॉल्यूशन में मैंने कौन सा कंपाउंड या उस जल में मैंने कौन सा कंपाउंड डिजोल्व किया था। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर हमने रिक्विसाइड प्रोपोर्शन में, निश्चित अनुपात में हमने क्या मिलाया है, किसी दो या दो से अधिक सॉल्ट को मिलाया है, तो वो एक टाइप का ऐसा कंपाउंड बना सकता है कि सॉलिड स्टेट में तो वो कंपाउंड क्या हो, स्टेबल हो, और सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में वो अपने छोटे छोटे आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। अब एक ये वाला ले लेते हैं, इसको जैसे मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये वाटर में डिजोल्व होने के बाद एक तो देगा पोटेशियम धन आयन और एक दे देगा आपका FeCN का होल 6 4 नेगेटिव आयन। देखो इसका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हुआ। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम संकुल कहते हैं, इसकी मैं बाद में बात करूंगा। इस कोष्टक को देख रहे हैं, पहले इसको अभी कोष्टक मान के चलो। इस कोष्टक के बाहर इसका डिसोसिएशन हुआ, अंदर इसके आयन अभी भी मौजूद है, यानी कि Fe जो आयन है, कौन सा आयन होगा, ये Fe2 पॉजिटिव होगा, वो तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। Fe2 पॉजिटिव डिसोसिएट नहीं हुआ है, Cn नेगेटिव में भी ये डिसोसिएट नहीं हुआ, केवल पोटेशियम बाहर से रिमूव हो गया है। तो मैं कहूंगा इसका कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं हुआ है ना, कंप्लीटली ये डिसोसिएट नहीं हुआ आयनों में। तो ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में या जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो मैंने एडिशन कंपाउंड या एडक्ट प्रोडक्ट को दो टाइप से डिवाइड किया, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए डबल सॉल्ट क्या होते हैं तो आप क्या लिखोगे, ये ऐसे योगात्मक यौगिक जो सॉलिड स्टेट में तो अपनी पहचान बनाए रखते हैं लेकिन जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, यानी कि अलग अलग आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर मैं कहूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं तो आप लिखोगे ऐसे कंपाउंड है जो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट में या जलीय विलयन में या कहें तो मोल्टन स्टेट में अपनी पहचान क्या है, बनाए रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो मोल्टन स्टेट हो, चाहे वो अपना जलीय विलयन उसका बनाओ, मतलब कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड के बारे में ही हमें स्टडी करनी है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड हमें मिलेंगे ना, जिसमें ऐसा स्क्वायर लगा हो, ये सॉरी स्क्वायर नहीं, क्या बोलते उसको, ब्रैकेट लगा हो, जिसमें ऐसे ब्रैकेट टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और इसके बारे में हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा। तो स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपने दो मंडल में डिवाइडेड किया गया है या विभाजित किया गया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो पार्ट में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। सबसे पहला पार्ट होता है ये, जिसको हम कहते हैं समन्वय मंडल। क्या कहते हैं इसको, समन्वय मंडल कहते हैं इसको, या इसको हम उपसह संयोजी मंडल भी कहते हैं। लिख नहीं रहा मैं बता रहा हूं, समन्वय मंडल भी कहते हैं इसको, उपसह संयोजी मंडल भी कहते हैं या उपसह संयोजी सत्ता भी कहते हैं। अब समन्वय मंडल के बाएं या दाएं ओर का जो भाग होता है, ये वाला या ये वाला या ये वाला, इस वाले पार्ट को, इसको बीच वाले को नहीं, बीच वाला जो समन्वय मंडल हो गया, इसके दाएं या बाएं का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं आयनिक मंडल। क्या कहते हैं इसको,
आयनिक मंडल कहते हैं। ठीक है, बस इसको अभी देख लो, पढ़ लो, बाद में मैं इसको एक एक करके बताऊंगा ये क्या होता है। इस समन्वय मंडल के अंदर जो ये M लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन भी इसको कह सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन इसको हम कह सकते हैं। ये जो L आपको दिख रहा है, इस L को हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं इसको? लिगेंड कहते हैं। और जो ये N दिख रहा है आपको, ये है आपके नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे लिगेंड के, ये N उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन तो मैंने बता दिया, अब मैं इनके बारे में आपको अलग अलग से समझाता हूं। समन्वय मंडल क्या होता है? समन्वय मंडल क्या होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड के साथ एक बड़े कोष्टक में, गुरु कोष्टक में क्या किया जाता है? एक साथ लिखा जाता है। उस मंडल को या उस स्थान को हम क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं। समझ में आ रही बात? समन्वय मंडल क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड के साथ गुरु कोष्टक के अंदर एक साथ लिखा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? समन्वय मंडल कहते हैं। याद रहे, ये जो कोष्टक है, इस कोष्टक को हम कहते हैं संकुल। इस कोष्टक को हम क्या कहते हैं? संकुल कहते हैं। ठीक है, तो हम यूं लिख सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को एक साथ संकुल के अंदर लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं समन्वय मंडल। संकुल के अंदर, संकुल के बाहर या तो दाईं ओर का स्थान या तो बाईं ओर का स्थान जहां पर आयोनाइजेशन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं आयनिक मंडल। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के बाहर ही आयनाइजेशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आयनाइजेशन नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया था K4FeCN का होल 6 बताया था ना, तो यहां पर जब आयनाइजेशन हुआ था तो कॉम्प्लेक्स के बाहर हुआ था, कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं हुआ था। यानी कि K पॉजिटिव यहां से डिसोसिएट होता ना, तो ये धनायन यहां से आया था K पॉजिटिव आयन, तो यहां पर K पॉजिटिव आयन आता ना, यही तो बात बता रहा हूं मैं। तो धनायन यहां से निकलता है, ऋणायन यहां से निकलता है। एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर कोई ऋणायनिक आयन होगा तो वो यहां रहेगा और धनायनिक आयन होगा तो वो यहां होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये दोनों ही आयनिक मंडल है और जब कभी भी आयनाइजेशन होगा तो यहीं से होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी आयनाइजेशन नहीं पाया जाता, एक बात आपको ध्यान रखनी है। तो आयनिक मंडल कॉम्प्लेक्स के अंदर आता ही नहीं है, वो बाहर की बात है। इसीलिए तो मैंने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी आयनाइजेशन होता नहीं है। दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं, सॉल्यूशन एज वेल एज सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये तो कहा मैंने, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिगेंड और मेटल की। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, इस पे हम फोकस करेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु ऐसा ग्रुप होता है या ऐसा एटम होता है जो क्या करता है? लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। मतलब ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण करता है? इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड से ग्रहण करता है। तो लिगेंडों के द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ये क्या करता है? ग्रहण करता है। कौन? केंद्रीय धातु परमाणु। इसीलिए इसको हम कहते हैं लुईस एसिड, क्योंकि मैंने आपको बताया है, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ऐसे ग्रुप जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं? आपके लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि ये लिगेंडों के द्वारा क्या करते हैं? दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं? ये लुईस एसिड होते हैं जो लिगेंडों द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब ये लिगेंड क्या होता है? अभी भी तो बताया, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? दान करते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? लुईस बेस कहलाते हैं। अगर आपको ध्यान हो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। ठीक है, तो लुईस बेस लुईस एसिड को क्या करता है? जब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है तो उनके बीच एक बॉन्ड बनता है, आपको याद होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ध्यान है भाई, एक बात याद होगी आपको, जब मैंने बताया होगा आपको, या आपने 11 में पढ़ा होगा, NH3 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, इसलिए इसको हमने लुईस बेस कहा था। और BF3 को लुईस एसिड कहा था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, अष्टक पुरानी है।
तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, इस प्रकार से एक बॉन्ड बनता है, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कहते हैं। तो बस आप समझ जाओ कि लिगेंड क्या करते हैं, जब केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं तो उस समय इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बात ध्यान रखना है आपको। जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, उतनी ही इसकी क्या होगी, उपसहसंयोजी संख्या होगी। सॉलिड स्टेट में मैंने उपसहसंयोजी संख्या बताई थी, वो अलग चीज थी। यहां भी एक उपसहसंयोजी संख्या आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होती है उपसहसंयोजी संख्या, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, तो आपको ध्यान रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर ये उपसहसंयोजी संख्या पूछ रहा है केंद्रीय धातु परमाणु की, तो आपको क्या लिखना है, उपसहसंयोजी संख्या क्या होती है, लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जाएंगे वही इसकी क्या कहलाएगी, उपसहसंयोजी संख्या कहलाएगी। तो अगर आपसे पूछे जाए कि क्या नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे यस और बिल्कुल कहेंगे नो। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं आपको लिगेंड बताऊंगा, क्योंकि लिगेंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, ये जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।